अनाहिता ऑफिस जाते हुए अपना बचपन याद करती जा रही थी। धन्नो के साथ उसने इन गलियों में इतनी यादें बनाई थीं कि कल से चल रही झंझावत वो कुछ देर के लिए भूल ही गई। घर से निकलते ही वो खूबसूरत से फाउंटेन के गोल चक्कर लगाना हो या पापा के साथ रात में चुपचाप घर से निकलकर आगे वाले आइसक्रीम पार्लर में रात को आइसक्रीम खाना हो, वो और नैन अक्सर घर से गुपचुप निकल जाया करते थे। नैन हमेशा उसके पीछे बैठता। अनाहिता उसे कहती, मैं पीछे बैठ जाती हूँ, तू चला ले। पर वो कहता, तेरी धन्नो ना तेरे साथ ही सूट करती है। मैं तो ना पैंथर लाऊंगा, तब मैं आगे बैठूंगा और तुझे पीछे घुमाऊंगा। पर उसका वो सपना भी कहाँ पूरा हो पाया। ताऊजी के हिसाब से 4 व्हीलर होते हुए 2 व्हीलर खरीदना शान के खिलाफ था। मेरी धन्नो से भी तो वो कितना चिढ़ते थे। उसके बाद ऑफिस पहुंचने तक वो नैन के बारे में ही सोचती रही। शुरू से ही एक साथ पढ़ने की वजह से वो बेस्ट फ्रेंड्स रहे। ना उसे कभी दूसरे दोस्त की ज़रूरत पड़ी और ना ही नैन को। आज लगता है कि उनकी दोस्ती भी बिखर ही गई है। कल रात से नैन दिखा ही नहीं है। कहाँ गायब हो गया है वो? मुझे उससे बात करनी चाहिए या नहीं? अपने अंतर्द्वंद से जूझती वो ऑफिस पहुंच गई। बाहर चपरासी से लेकर अंदर काम कर रहा पूरा स्टाफ नया था। पापा को गए अभी साल ही हुआ है। इतने कम समय में पूरा स्टाफ बदल जाना कोई मामूली बात नहीं है। वो 2-3 घंटे वहाँ हाथ पैर मारती रही, पर ना तो उसे कोई जानकारी मिली और ना ही कोई काम करने दिया गया। निराश होकर घर वापस चल दी तो मेन रोड पर जाम लगा हुआ था। ऑफिस से घर तक जाने के लिए एक शॉर्टकट उसे पता था। उसने स्कूटी उसी रास्ते पर मोड़ दी। बंद पड़ी फैक्ट्री और कुछ इक्का दुक्का मोटर गैराज वहाँ चल रही थी। उसे बहुत घबराहट महसूस होने लगी। उसने धन्नो की स्पीड बढ़ाई और तेज़ी से घर की तरफ मोड़ दी। ची ची आह आह! सड़क पर पड़े किसी तार से उलझकर स्कूटी अनियंत्रित हो गई। कुछ पलों में ही अनाहिता जमीन पर एक तरफ थी और स्कूटी दूसरी तरफ। उसने उठकर कपड़े झाड़े और स्कूटी उठाने लगी। तब तक उसने कुछ मास्क पहने लड़कों को अपनी तरफ आते देखा। खतरा भांपते ही उसके दिमाग में हथौड़े बजने लगे। यहाँ मदद की उम्मीद करना बेकार था। इस सुनसान और प्रतिबंधित रास्ते पर कोई नहीं आता था। वो गैराज, उसने पूरी ताकत से पीछे दिखी एक मोटर गैराज की तरफ भागना शुरू कर दिया। उसको भागते देख वो लड़के भी उसके पीछे भागने लगे। अनाहिता के पैर और कंधे पर चोट थी, पर रुकना उसके लिए जानलेवा था। अनवरत बहते आंसुओं से धुंधलाती उसकी आंखों से भी वो बस उस मोटर गैराज की तरफ पूरी शक्ति से भाग रही थी। उसे नहीं पता था कि वहाँ कोई मदद मिलेगी भी या नहीं, पर उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। एंजल, माय एंजल! बाहर हो रही हलचल सुनकर गैराज से निकल आए सूरज का अनाहिता को देखकर पहला रिएक्शन यही था। अनाहिता पूरी ताकत से सूरज की तरफ आई और रोते हुए बोलने लगी, प्लीज़ हेल्प। वो कुछ मास्कमैन मेरे मेरे अनाहिता बेहोश हो गई। अनाहिता ज़मीन पर गिरती उससे पहले ही सूरज उसे अपनी बाहों के घेरे में कस चुका था। कबीर, ध्रुव, मैरी! सूरज की आवाज़ सुनते ही उसके तीनों दोस्त बाहर थे। कबीर, सूरज और ध्रुव सूरज के बेस्ट फ्रेंड हैं और मैरी ध्रुव की पत्नी है। जल्द ही मास्कमैन भाग चुके थे। जब तक कबीर और ध्रुव ने उन गुंडों को धूल चटाई, सूरज और मैरी अनाहिता को गैराज के अंदर ले जा चुके थे। मैरी, बीपी और शुगर चेक करते हैं। इसको लो बीपी और शुगर फ्लैक्चुएशन का इश्यू है। तुम दोनों मशीन लेकर आ जाओ जरा। सूरज बोल मैरी से रहा था, पर उसकी आंखें अनाहिता का चेहरा छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। मैरी के जाते ही सूरज अनाहिता के गाल सहलाने लगा। माय एंजल आज भी उतनी ही मासूम लगती है जितनी स्कूल में लगा करती थी। वही मछली जैसी कटीली आंखें, वही बटन जैसी छोटी सी नाक और वही चेरी जैसे रसीले होठ। पर इन आँखों की वो चमक, इन नाजुक गालों की वो लुनाई कहीं खो गई लग रही है। एंजल जी कर रहा है तुम ऐसे ही मेरी गोद में सिर रखकर लेटी रहो और मैं तुम्हें निहारता ही रहूं। पर मेरी चाहत हमेशा की तरह आज भी अधूरी ही रहने वाली है, क्योंकि तुम्हारा होश में आना भी तो ज़रूरी है। अगर तेरा रोमांस हो गया हो तो इस बेचारी को होश में लाने की कोशिश शुरू करें हम। कबीर की आवाज़ सूरज को किसी अलार्म जैसी लगी। वो झट अनाहिता को छोड़कर खड़ा हो गया। मैरी ने उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे और वो होश में आ गई। आप ठीक तो हो ना? मैरी ने प्यार से पूछा। जी हाँ। वो होश में आते ही अनाहिता को याद आया कि उसके पीछे कुछ गुंडे पड़े हुए थे। वो अपने सामने 3 अनजान लड़कों को देखकर मैरी से चिपक गई। उसके चेहरे के भाव पढ़कर कबीर हंसते हुए बोला, हे डोंट वरी, आप सेफ हैं मैडम। मैंने और ध्रुव ने सारे गुंडों को मार भगाया। सूरज ने उसे पीछे से मुक्का मारा तो वो खांसते हुए फिर बोला, मेरा मतलब परम मतलब सूरज बाबा ने सारे बदमाशों को मार भगाया और हम सबकी जान बचा ली। अब अनाहिता का ध्यान साथ खड़े सूरज पर गया। अरे हाँ, यही बंदा तो आया था गैराज से बाहर। क्या मैं उसी गैराज के अंदर हूँ?
ये लोग कौन हैं? बातों और हाव भाव से ये लोग मैकेनिक तो नहीं लगते। फिर गैराज में क्यों रहते हैं? इनकी गैराज में ये म्यूजिकल सामान क्यों रखा है? कौन हैं ये लोग? अनाहिता अभी ख्यालों में डूबी ही थी कि उन दोस्तों में बहस छिड़ गई। इसे अस्पताल ले चलते हैं, नहीं इसे कुछ खिलाती हूँ मैं जिससे वीकनेस दूर हो जाए। डॉक्टर को यहीं बुला लेते हैं, इसके घर फ़ोन कर देते हैं। नहीं, वो घर पे फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है। आई एम फाइन। एकदम से उन बदमाशों को देखकर मुझे पैनिक अटैक हुआ शायद। थैंक यू गाइस मुझे बचाने के लिए और उन गुंडों से निपटने के लिए। अब मुझे घर जाना चाहिए। मेरी धन्नो। अनाहिता को अब अपनी स्कूटी याद आई। धन्नो सेफ़ है और हम लोग उसे भी उठा लाए हैं, पर रिपेयर करना पड़ेगा, तो आप कल सुबह उसे यहाँ से ले जा सकते हो। अभी तक चुप खड़ा ध्रुव फ़ौरन बोला, इन्हें कैसे पता चला कि धन्नो मेरी स्कूटी है? ओहो, मैंने खुद ही तो उस पर नाम लिखा हुआ है। अनाहिता खुद से ही बातें कर रही थी। चारों बच गए बुदबुदाते हुए एक दूसरे को देख रहे थे। सूरज ने अनाहिता को अकेले घर भेजने से इनकार कर दिया तो कबीर ने उसे घर पहुंचाने की जिम्मेदारी फ़ौरन अपने ऊपर ले ली। अनाहिता को गेट तक छोड़कर कबीर तेज कदमों से वापस चल दिया और एक सुनसान जगह पर पहुंचकर उसने अपनी जेब से महंगा फ़ोन निकाला और एक इंटरनेशनल नंबर मिलाकर बात करने लगा। उनका पहला एनकाउंटर हो गया, बधाई हो। कबीर की मुस्कान इस बात का संकेत थी कि यह बहुत गहरी साजिश थी जो अनाहिता के इर्द गिर्द बुनी जा रही थी। अनाहिता इन सभी बातों से अनजान इस गैराज गैंग का दिल से शुक्रिया अदा कर रही थी और पापा की तस्वीर निहार रही थी। अनाहिता सुबह से हो रही घटनाओं को आपस में जोड़ती घर में घुसी ही थी कि ताई जी के कर्कश स्वर ने उसके पैरों की रफ्तार रसोई की तरफ बढ़ा दी। रहने दे नीलम, अनाहिता और तुम मिलकर जो मकान पर कब्जा करने की सोच रहे हो ना, मैं बखूबी समझती हूँ। नंदू भाई साहब होते तो ये अनर्थ कभी ना होने देते। वो तो मेरे बच्चों को अपनी बेटी से ज़्यादा प्यार करते थे। शोभा जी ने नीलम जी के कमरा बदल लेने को लेकर बखेड़ा खड़ा कर दिया था। प्यार तो आप और भाई साहब भी बहुत करते थे ना अपनी अन्नू से। फिर आप दोनों के प्यार पर किसकी काली नज़र पड़ गई भाभी जी? नीलम जी कनखियों से तारा की तरफ देखती बोली, चाची जी जिस अन्नू पर आप इतना इतरा रही हो ना, और आज पलटकर हमें चार सुना रही हो, कहीं ऐसा ना हो कि वो अन्नू किसी भी दिन गायब ही हो जाए, जो वो घर से काम पर निकले तो लौट कर ही ना आए। तारा ने कुटिल मुस्कान छिपाते हुए नीलम जी को धमकाया। मैं कहीं नहीं जा रही तारा, मैं रहूँगी हमेशा अपनी माँ के साथ चट्टान की तरह। फिक्र तो अब तुम्हें करनी होगी क्योंकि मैं वापस आ चुकी हूँ, कभी भी न जाने के लिए। अनाहिता की आवाज़ सुनकर तारा के चेहरे का रंग उड़ गया। ये देखो जरा, बित्ते भर की लड़की हम सबको आंख दिखाती है। सुनते हो आकाश के पापा? आकाश, तारा, कह दो इसे, मैं तो इसकी शक्ल भी ना देखूंगी अपने घर में। शोभा जी का ड्रामा चालू हो गया। अनाहिता ने नीलम जी का हाथ पकड़ा और उन्हें अपने कमरे में ले आई। नीलम जी का रो रो कर बुरा हाल था, पर अनाहिता वो बहुत कुछ समझ पा रही थी। उसने बहुत गंभीरता से नीलम जी को चुप कराते हुए कहा, माँ अब और रोना धोना नहीं। वी टू आर फैमिली नाउ। आपको भी स्ट्रॉन्ग बनना होगा। आपको मुझे भी वैसे ही सपोर्ट करना होगा जैसे आप गुपचुप तरीके से पापा को सपोर्ट करती रहीं। आज फैक्ट्री और ऑफिस जाना बेकार रहा माँ। सारा स्टाफ चेंज हो चुका है। पापा का एक भी वफादार अब काम पर नहीं है माँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से काम शुरू करूँ। नीलम जी सच जानकर हैरान रह गईं। फिर जैसे उन्हें कुछ याद आया, सुन, वो आर के अंकल याद हैं तुझे? उनका एक बार मेरे पास फ़ोन आया था। उन्होंने कहा था कि तेरे इंडिया आने के बाद वो तुझसे मिलना चाहते हैं। नीलम जी ने आर के जी का नंबर अपने फ़ोन से ढूंढ निकाला और अनाहिता ने फ़ौरन उनसे बात करके अगले दिन मिलने का प्रोग्राम सेट कर लिया। फिर गहरी सांस छोड़ते हुए उसने खाना ऑनलाइन ऑर्डर किया क्योंकि अब उसका ये डुप्लेक्स रूम ही माँ बेटी का अपना आसियाँ था। इस कमरे पर तारा की नज़र पहले दिन से ही थी। इसकी बालकनी भी सीधा स्विमिंग पूल के पास जाकर खुलती है। यह कमरा नंद किशोर जी ने अपनी अनाहिता के लिए खुद डिज़ाइन किया था। बालकनी का व्यू कुछ ऐसा है। खाना खाकर नीलम जी को अनाहिता ने अपने पास ही सुला लिया। चाहकर भी अनाहिता की आंखों में नींद नहीं थी। वो आज सुबह से चल रहे हर वाक्य को आपस में जोड़ने की कोशिश कर रही थी। जहाँ ताऊ जी के आगे आज भी ताई जी की जुबान खोलने की इजाज़त नहीं थी, वहाँ हर बात में तारा का इतना बढ़ चढ़कर बोलना और उसके हर फैसले पर ताऊ जी की मौन स्वीकृति उसे कचोट रही थी। फिर स्टाफ का बदले जाना और उसके ऑफिस से निकलते ही मेन रोड पर लगा जाम। अब उसे समझ आ रहा था कि वो जाम जानबूझकर लगाया गया था, जिससे वो शॉर्टकट ले और वो मास्कमैन उस पर हमला कर सके। अगर वो गैराज गाइज नहीं होते तो? परिणाम सोचकर ही उसकी रूह कांप गई। एकाएक उसके जहन में एक सूरज का चेहरा कौंध गया। बहुत देखा देखा लगा वो उसे। पहली ही नज़र में कोई अपना सा महसूस हुआ था उसे। तभी तो पीछे खतरा भांप कर भी वो सूरज की बाहों में गिर पड़ी थी। उसकी अंतरात्मा उसे बता रही थी कि अब तुझे कुछ नहीं होगा।
ये है ना सोना मुंडा, ये सब संभाल लेगा। सोना मुंडा? सीरियसली? अनाहिता, तेरे दिमाग पर आज हुई बातों का कुछ गहरा ही असर हुआ है, तभी तो इन हालातों में भी तुझे मुंडे को ताड़ने की फुर्सत मिल गई। अपने ही विचारों में अनाहिता शर्म से दोहरी हो गई। थैंक गॉड माँ सो गई हैं, वरना मुझे ऐसे शर्माते देखकर वो मुझे छेड़ने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। सूरज के ख्यालों में डूबे डूबे ही वो कब नींद के आगोश में समा गई, उसे खुद पता नहीं चला। अगली सुबह नीलम जी ने पोहा और चाय वहीं रूम में ही तैयार रखे हुए थे। अनाहिता उठी तो नाश्ता टेबल पर देखकर हैरान रह गई। माँ, आपने नाश्ते का अरेंजमेंट कैसे किया? हम तो आज शाम को राशन लेने जाने वाले थे ना, और कुकिंग के लिए एसेंशियल सामान भी तो हमारे पास नहीं है। वो अनु, वो धरा धरा पूल साइड से आई थी और बहुत जिद करके नाश्ता दे गई। माँ अनाहिता के गुस्से से डर रही थी। माँ रिलैक्स, मुझे धरा भाभी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट मुझे तो किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर पता नहीं क्यों मुझसे सबको इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है। माँ ने अनाहिता को ढांढस बताया और दोनों ने साथ में नाश्ता कर लिया। घर के भीतर से निकलने का अनाहिता का मन नहीं हुआ, इसलिए वो पूल साइड से होकर ही आर के अंकल से मिलने चल दी। आर के अंकल ने उसे जिस कैफ़े में मिलने बुलाया था वो उस कैफ़े में पहले आ चुकी थी। पापा को यहाँ का प्लम केक और कैपुचिनो बहुत पसंद था। उसने भी वहीं दोनों चीज़ें ऑर्डर की और आर के अंकल का इंतज़ार करने लगी। अंकल आए तो उसे 1 मिनट नहीं लगा उन्हें पहचानने में। वही भीनी सी मुस्कान, वही स्मार्ट सी कैप और वही मस्तानी चाल। अंकल ने आते ही उसे गले लगा लिया। बेटा, आज तुझे देखकर ऐसा लग रहा है कि एनके सर सामने खड़े हों। महीनों बाद काम करने का जज्बा जागा है मुझ में आज। गिन्नी भी आज मेरी चुस्ती फुर्ती देखकर हैरान थी, वरना मेहंदी रत्ता कंपनी छोड़ने के बाद से मेरी तो सुबह ही 12 बजे के बाद ही होती थी। ओह दैट्स कूल। कैसी हैं गिन्नी आंटी? और आपने कंपनी क्यों छोड़ी अंकल? आपने ही क्या, पापा का पूरा स्टाफ वहाँ से गायब है। ऐसा क्या हुआ मेरे जाने के बाद कि सब कुछ इतना बदल गया? अनाहिता अभी तक सच का सिरा खोज रही थी। बेटा, शुरुआत तो मेरे बाहर हो जाने से ही हुई थी एनके सर की बगावत की। आरके जी ने गहरी सांस भरकर कहा। बगावत? पापा ने बगावत की थी? पर क्यों? और मम्मी को कुछ भी क्यों नहीं पता इस बारे में? पापा तो सभी छोटे बड़े डिसीजन मम्मी से बात करके ही लिया करते थे। अनाहिता इस नई कहानी को सुनकर हैरान रह गई थी। बेटा, सबसे पहले आकाश ने मेरे साथ जालसाजी करके मुझे ऑफिस से निकाल दिया। ये वाक़या तुम्हारे लंदन जाने के फ़ौरन बाद का है। मुझे निकालने के पीछे का सिर्फ एक कारण था कि मैंने एनके सर के खिलाफ जाने से इनकार कर दिया था। जल्द ही एनके सर सच जान गए। तब उन्होंने कंपनी की बोर्ड मीटिंग में मेरी वापसी और एक सीट नीलम भाभी जी को देने की पेशकश कर दी, जिस बात से तुम्हारे ताऊ जी भी एकदम भड़क गए। ऑफिस में उस दिन भयंकर झगड़ा हुआ, पर बाद में नैन और समीर ने मिलकर दोनों भाइयों को शांत कराया। एनके सर ने उसी दिन कंपनी और सारी प्रॉपर्टी से अपना हिस्सा मांग लिया, और उनकी मांग सुनते ही बीके सर के सुर बदल गए। वो एनके सर को मनाते हुए बोले, अरे नंद किशोर, मैं तुझे तेरा हक देने से मना थोड़े ना कर रहा हूँ। बस अनाहिता बिटिया के आने का इंतज़ार कर रहा हूँ, क्योंकि उसका इस अहम मौके पर होना बनता है। एनके सर उनकी बातों में आ गए और फिर से काम में लग गए, पर आकाश और बीके सर ने महीने भर में ही एनके सर की भरोसेमंद पूरी टीम ऑफिस से बाहर कर दी। तब एनके सर उनकी साजिश को समझते हुए अपनी अलग कंपनी शुरू करने की तैयारी में जुट गए। कोरोना के आ जाने से वो काम पूरा तो नहीं कर, पर ढांचा लगभग तैयार है नई फर्म का, पेपर का। वो पेपर्स कहाँ हैं अंकल? अनाहिता के स्वर में कंपन था। आर के, मल्होत्रा साहब ने तुमसे उनके बारे में जिक्र नहीं किया अभी तक? अनाहिता अचकचा गई। मल्होत्रा अंकल से मिली नहीं हूँ मैं अब तक। आर के, बेटा, तुम्हें सबसे पहले मल्होत्रा साहब से ही मिलना चाहिए। एन के सर के बाद वही तो हम सभी को घर बैठे सैलरी पहुँचा रहे हैं। क्या आप सभी को तब से घर बैठे सैलरी मिल रही है, और वो भी मल्होत्रा अंकल की तरफ से? ये सब चल क्या रहा है? अनाहिता तो एकदम कंफ्यूज हो गई। आरके ने उसे सबसे पहले मल्होत्रा जी से मिलने की सलाह दी, और अनाहिता के कदम मल्होत्रा मैंसन की तरफ बढ़ गए। उफ, ये मल्होत्रा अंकल से मिलना ज़रूरी है क्या? कहीं पापा ने किसी फिल्मी स्टोरी की तरह मेरा रिश्ता मल्होत्रा अंकल के बेटे से तय तो नहीं कर दिया है? पता लगे कि अंकल बोलें, पहले शादी करो, फिर तुम्हें अपने पापा की वसीयत मिलेगी। डरती सहमती अनाहिता मल्होत्रा मैंसन पहुंच गई। हेलो बेटा, बैठो। इंडिया कब आई तुम? मैं तो कब से इस दिन का इंतज़ार कर रहा था। आओ बैठो। ये देखो एनके के बनाए हुए पेपर्स और बिजनेस आइडिया। राम मल्होत्रा जी ने अनाहिता को देखते ही 3-4 फाइलें उसके आगे रख दी। अनाहिता फाइल खोलते हुए ऐसे कांप रही थी जैसे अंदर से बम फटेगा। उसकी हालत देखकर राम जी हंसने लगे। इतना भी क्या घबराना बेटा, फाइल्स हैं, एटम बम नहीं।
राम जी की बात सुनकर अनायता के मुंह से निकल गया, डर रही हूँ कहीं फाइल्स में शादी का फरमान ना हो। ताऊ जी कह रहे थे कि पापा की आखिरी इच्छा मेरी शादी की थी, और वो भी आपके बेटे से। अरे वो खोतेदा पुत्र क्या शादी करेगा तेरे से, उसे तो मैंने अपने घर से ही बाहर निकाल दिया है। राम अंकल बड़ी ठसक से बोले। क्या? अनाहिता का तो सिर घूमने लगा। एक के बाद एक सरप्राइज़ मिले जा रहे थे। ये भी तो बताइए कि क्यों निकाला है। वो बेचारा इनकी बोरिंग बिजनेस से मैं खुश नहीं था, उसे म्यूजिक में नाम कमाना था। सिर्फ इसलिए मेरे परम को इन्होंने घर से बाहर निकाल दिया। राम मल्होत्रा जी की पत्नी गौतमी मल्होत्रा नाश्ता रखते हुए बोली। सुबह से गैराज के बाहर टकटकी लगाए बैठा था सूरज। हर आहट पर लगता अनाहिता होगी, पर फिर निराश होकर बाकी गाड़ियां संभालने में लग जाता। उसकी ये हालत देखकर कबीर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर मेरे यार की। क्या गाना गाने में लगा है कबीर। चल मुझे टूल्स पकड़ा, इस गाड़ी को 2 बजे तक सही करके देना भी है। सूरज ने स्पीड बढ़ाते हुए बोला। कबीर मासूम बनते हुए। कहते तो सब हैं जल्दी चाहिए, पर लेने कौन आता है। अब ये धन्नों को ही ले लो। रात भर जाकर तूने इसे रिपेयर किया, क्योंकि मैडम सुबह आने का बोल गई थी, पर 12 बजने आए, अभी तक दर्शन नहीं दिए। वही तो, सूरज ने आह भरी, फिर संभल कर बोला। मेरा मतलब, मुझे चिंता हो रही है, वो ठीक तो होगी ना। मतलब तू उसे घर के अंदर तक छोड़ के आया था ना, कहीं उस पर फिर से हमला तो नहीं। सूरज कबीर के बजाय खुद से ही बातें कर रहा था, और कबीर उससे इंटरनेशनल नंबर पर गुपचुप वीडियो कॉल लगाकर सूरज की हालत पर खिलखिला रहा था। भाई तो पक्का मजनू बन गया है कबीर। दूसरी तरफ से मुक्ति खिलखिलाई। मुक्ति अमेरिका में रहकर ग्रेजुएशन कर रही है और सूरज की सगी बहन है। कबीर मुक्ति से प्यार करता है, पर सूरज के गुस्से से डरता है। अब अनाहिता के लिए सूरज के दिल में प्यार देखकर उसे लग रहा है कि सूरज उसके प्यार को भी समझेगा। बस इसी उम्मीद में वो दोनों सूरज की लव स्टोरी बढ़ाना चाह रहे थे। कबीर, सूरज जोर से चिल्लाया तो कबीर ने कॉल काट दी और सैल्यूट मारते हुए बोला। यस बॉस। मुझे लगता है कि तुझे एक बार मैडम के घर जाकर चेक करना चाहिए यार। वो कल उधर उस पर हमला हुआ था, आज भी वो सुरक्षित है या नहीं, ये जानना हमारा फ़र्ज है ना। सूरज कबीर को अनाहिता के घर जाने की कहने लगा। कबीर, देख भाई तू खुद चला जा, मैं ना इस गाड़ी को बनाकर तैयार कर देता हूँ, क्योंकि ध्रुव और मैरी डॉक्टर के पास गए हुए हैं। कबीर की बात सुनकर सूरज खुद ही स्कूटी यानी धन्नो को पहुँचाने चल दिया। मेहंदी रत्ता हाउस पहुंचकर उसने दर्शन काका को स्कूटी देनी चाहिए तो उन्होंने एक तरफ पार्क करवा दी और पूल एरिया की तरफ इशारा करके बोले। बचवा, चाबी उधर मैडम जी को दे आवो, हम जावेंगे तो बड़ी मालकिन शक करेंगी। सूरज को अटपटा लगा, पर वो सकचाते सीढ़ी चढ़कर दरवाज़ा बजाने लगा। दरवाज़ा खोलते ही नीलम जी चौंक गईं। अरे परम बेटा तुम। परम को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि नीलम जी उसे पहचानती होंगी। सूरज ही राम मल्होत्रा जी का बेटा परम मल्होत्रा है, और नंद किशोर जी की पहली पसंद भी। नंद किशोर जी ने एक दिन नीलम जी को परम का फ़ोटो दिखाते हुए कहा था, नीलम, मेरी इच्छा है कि अनायता इंडिया आकर एक बार परम से ज़रूर मिले। वो जिस तरह से अपने पैशन और प्रोफेशन के बीच बैलेंस कर रहा है ना, काबिले तारीफ़ है। अच्छा, पैशन फॉलो कर रहा है ये तो बड़ी अच्छी बात है नंद, पर वो दोनों नाव पर एक साथ कैसे सवारी करेगा। आगे चलकर उसे किसी एक को चुनना ही पड़ेगा, तब फिर क्या होगा। नीलम जी ने भी फ़ोटो देखकर उत्सुकता जताई थी। फिर क्या, फिर तो मेरी अनाहिता अपने दोनों बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएगी, और हमारा और अपने ससुराल का दोनों का नाम रोशन करेगी। नंद किशोर जी भावुक होकर बोले थे। बड़ा गर्व है अपनी लाडली पर ना। हाँ भाई, तुम्हारी बेटी है, कुछ तो बड़ा करेगी ही। नीलम जी ने हंसते हुए कहा तो नंद किशोर जी तपाक से बोले थे। नहीं, वो नाम कमाएगी, क्योंकि वो तुम्हारी बेटी है, वो अपना आसमां खुद चुनेगी। नीलम, वो बहुत ऊंची जाएगी, ये ऐसा मेरा विश्वास है। ब्रजकिशोर जी के दकियानुसी विचारों के आगे भले ही नंद किशोर जी कभी खुलकर नीलम को सपोर्ट नहीं कर पाए, पर वो नीलम की व्यापारिक सूझबूझ और मार्केट की समझ के कायल थे, और गुपचुप तरीके से उन्हें बिजनेस में शामिल भी रखते थे। सभी बड़े निर्णय वो नीलम से विचार विमर्श करके ही लिया करते थे। सूरज के लिए नाश्ता लगाते हुए नीलम जी नंद किशोर जी की याद में खो गईं। जल्द ही नाश्ता मेज पर था। बातें करते हुए परम को पता चला कि अनाहिता कितने मुश्किल हालातों से गुजर रही है। उसने नीलम जी को भरोसा दिलाया कि वो अनाहिता का पूरा साथ देगा। इधर नीलम जी को भी परम से अनाहिता पर हुए हमले की जानकारी मिली, जिसे सुनकर वो बहुत परेशान हो गई। परम ने चलते हुए एक बार फिर नीलम जी को अनाहिता की सुरक्षा का भरोसा दिलाया और अपनी पहचान नीलम जी से छुपाने की विनती भी की। परम गैराज वापस लौटा तो फूलों और गुब्बारों से सजी गैराज देखकर हैरान रह गया।
सूरज अंदर पहुंचा तो पाया कि ध्रुव के मम्मी पापा अपने बेटे बहू को लेने आ गए हैं। दरअसल ध्रुव भी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन रंधावा जी का बेटा है, पर विजातीय मैरी उसके घर वालों को पसंद नहीं थी। बस इसी वजह से ध्रुव मैरी को लेकर सूरज की गैराज में ही रहता था। रंधावा जी ने जैसे ही सूरज को देखा, उसके मुंह में एक साथ 2 लड्डू घुसाते हुए बोले, लो भाई, तुम्हें तो डबल बधाई है। मैरी को बहन मानते हो ना, चाचा और मामा दोनों बनने वाले हो। रंधावा जी की बात सुनकर सूरज भी कबीर और ध्रुव के साथ नाचने लगा। मैरी को गले लगाकर बधाई दी और बोला, देख, अब से तू यहाँ कोई काम नहीं करेगी, हम तीनों अंदर बाहर सब संभाल लेंगे। तू बस अब आराम करेगी, समझी? मेरी बहू अब इस बूचड़ खाने में नहीं रहेगी। ध्रुव, मैं नहीं चाहती कि हमारे परिवार का आने वाला बच्चा ऐसी जगह में रहकर ग्रो करे। तुम दोनों अभी के अभी हमारे साथ घर वापस चल रहे हो और हमें इस बारे में कोई बहस नहीं चाहिए। मिसेज रंधावा सूरज को दपटते हुए बोली। ओह माय गॉड, अभी तक कहाँ थी ये हाइजीन की दुकान? कबीर बड़बड़ाया तो सूरज ने उसे चुप रहने का इशारा किया। श्योर आंटी, इस समय मैरी और ध्रुव को बहुत अच्छी और हेल्दी एनवायरनमेंट की ज़रूरत है, तो हमें बहुत खुशी होगी अगर वो दोनों आपके साथ जाते हैं। थोड़ी देर में ही सूरज की गैराज से रौनक यानी कि मैरी चली गई। हालांकि ध्रुव को वहाँ से जाने के लिए सूरज ने ही तैयार किया, क्योंकि वो इस समय मैरी को दुनिया की सारी सुख सुविधाएं देना चाहता था, जो कि गैराज में संभव नहीं था। कबीर पूरे टाइम मुंह फुलाए रहा। जब अनायता अपनी धन्नो को लेने गैराज पहुंची तो धन्नो वहाँ नहीं थी। उसे लगा कि गैराज बॉयज़ ने उसे धोखा दिया है, तो वो आग बबूला होते हुए अंदर गर्दन लटकाए बैठे कबीर और सूरज पर बरस पड़ी। हाउ डेयर यू बोथ, कहाँ है वो? मुझे अभी के अभी वो वापस चाहिए। अनायता धन्नो के बारे में पूछ रही थी। चली गई वो, हमेशा हमेशा के लिए नहीं आएगी वो वापस, कबीर मैरी के लिए बोल रहा था। वाट? अनाहिता का दिल बैठ गया। वो उसे पापा ने दिलाई थी। ऐसे कैसे चली गई? कहाँ चली गई? अनाहिता चाहकर भी चीख नहीं पा रही थी। दिल के साथ उसकी आवाज़ भी बैठती जा रही थी। वहाँ जहाँ उसका असली घर है, जहाँ उसे यहाँ से ज़्यादा प्यार दुलार और केयर मिलेगी। कबीर मैरी की याद में बोल रहा था। सूरज खुद मैरी के साथ बिताए खूबसूरत पल याद कर रहा था। क्या अनाहिता परम की सच्चाई जान पाएगी? इस कहानी को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाली न्यू स्टोरी का नोटिफिकेशन मिल सके। फ्रेंड्स, ये बिल्कुल फ्री है, आप फटाफट से सब्सक्राइब बटन को दबाएँ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझसे ज़्यादा प्यार और केयर उसे कौन दे सकता है? अनाहिता ने अपने आप से पूछा। उसकी सास, वो प्रेग्नेंट है ना, और हमें प्रेग्नेंट्स की केयर का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। कबीर ने अनाहिता की तरफ देखकर फीकी मुस्कान दिखाई। किसने कहा वो प्रेग्नेंट है? अनाहिता शॉक्ड रह गई। डॉक्टर ने, सूरज ने जवाब दिया। पर स्कूटी प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? अब अनाहिता को गुस्सा आने लगा। मेरी स्कूटी नहीं है डियर, कबीर ने फिल्मी अंदाज में बोला। तो अनाहिता ने उसका कॉलर पकड़ लिया। मैं मैरी की नहीं, धन्नो की बात कर रही हूँ। अनाहिता की तेज़ आवाज़ से दोनों जैसे होश में आए। वो सॉरी एंजल, मतलब मैडम, इसे लगा कि आप मैरी के बारे में पूछ रही हैं। आपको धन्नो मतलब स्कूटी, उसे मैं आपके घर पहुँचाया आया था। वो आपने सुबह आने को बोला था, पर आप आई नहीं थी, तो मुझे हमें लगा कि घर पहुँचा देते हैं। सूरज के कॉन्फिडेंस का बैंड बज गया था। कबीर को सूरज की पतली हालत देखकर बहुत मज़ा आ रहा था, पर अनाहिता का तो सिर घूम गया। इतना सोना मुंडा है, पर जब मुंह खोलता है तो हकलाने लगता है। भगवान भी कभी कभी जुल्म कर देते हैं। खैर, स्कूटी तो घर पहुंची ही गई थी, तो अनाहिता रिपेयरिंग के पैसे चुकाए और खुद वापस जाने लगी। वो मैम, आपका इस वक्त अकेले घर जाना मुनासिब नहीं है। अगर आप सही समझें तो मैं आपको घर तक छोड़ दूँ। इस बार अपने आप को थोड़ा संभलकर सूरज ने एक बार में बात कही। डरी हुई तो अनाहिता भी थी, इसलिए बिना नानुकुर के सूरज के साथ घर की तरफ चल दी। फ्रेंड्स, कहानी में आगे क्या होने वाला है, क्या ट्विस्ट आने वाला है, वो आपको आगे पता चलेगा। अगर आपको कहानी पसंद आ रही है, इंटरेस्टिंग लग रही है, तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको इसी तरह की बहुत अच्छी अच्छी स्टोरी सुनने को मिलती रहे। थैंक यू।